तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ईडी जांच के दायरे में है। 11 मार्च को उनका सामना ईडी से होगा। इससे पहले आज के कविता सामने आई और उन्होंने सबसे बड़ा महिला कार्ड चल दिया। महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में उन्होंने 18 पार्टियों को बुला लिया। ये अकेले का मुद्दा नहीं है। हमारे खुद के पार्टी में मिनिमम 15-16 लोगों को, एमएलएस को, एमपीस को, मिनिस्टर्स को टारगेट करके अलग अलग केसेस में बुलाने का काम कर रहे हैं। तो मेरा मोदी जी से, बीजेपी से एक ही विनती है कि आप जनता के पास जाइए। आपने किस तरीके का डेवलपमेंट किया है, तेलंगाना के लिए आपने क्या किया है, देश के लिए आपने क्या किया है, वो बताइए। उनका दिल जीतिए, बाद में इलेक्शन जीतिए। लेकिन हम इलेक्शन हारेंगे या जीतेंगे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यूज करेंगे, बैकडोर से गवर्नमेंट में आएंगे, इस तरीके का तो हमने देख लिया है। 9 राज्यों में चला है और तेलंगाना में वो चल नहीं पाया। उन्होंने कोशिश किया है लेकिन हमने चलने नहीं दिया। तो इसीलिए उनका अभी एफर्ट ये है कि किसी भी तरीके से ईडी डाल दो, धमका दो, डरा दो। लेकिन हम भी मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से और पूरे देश की जनता से बता दें कि हम डरने वालों से नहीं हैं। 9 राज्यों में विपक्ष के नेताओं ने पीएम को चिट्ठी लिखी थी। इसमें एक तेलंगाना भी है। इस पर के कविता ने कहा कि चुनावी राज्यों में मोदी से पहले ईडी पहुंच जाती है। आपके फेल्यूर्स को छुपाने के लिए आप जिन जिन राज्यों में इलेक्शन चल रहा है उन राज्यों में आप जाके सारे केसेस डाल रहे हो और हम जरूर इनको फेस करेंगे। देखिए, फ्रेंडली उनके जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उन पे कोई रेड नहीं होता है। फ्रेंडली उनके जितने भी बिजनेस हाउसेस है उन पे कोई रेड नहीं होता है। उन सबके लिए तो 7 खून माफ हो जाते हैं। अब अदानी जी ले लीजिए, बाकी बहुत लोग हैं, उन पे तो कुछ नहीं होता है। और आज तो इतना चर्चा है पूरे देश भर में कि देश में डबल इंजन सरकार चल रहा है। और ये 2 इंजन कौन है देश में? एक इंजन प्रधानी है, दूसरा इंजन अदानी है। तो ये हालत आज देश में है। तो ये बच्चा बच्चा जान चुका है। जिस तरीके से मोदी जी अपने आप को क्लीन बताते थे, साफ बताते थे, वो है नहीं। और श्रीलंकन गवर्नमेंट भी यहाँ आके बोल के गया है कि अदानी जी के लिए आप, मोदी जी खुद जाके बोले कि इनको प्रोजेक्ट देना है। दिल्ली में के कविता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थीं तो वहीं तेलंगाना में उनके भाई केटी रामाराव सामने आ गए। उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। वो कभी मीडिया के सामने आते ही नहीं है, कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते ही नहीं है। कोई सवाल करना है, कोई जवाब लाना है उनसे तो नामुमकिन है आपके लिए। वो क्या डायलॉग था वो डॉन में? डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मोदी को पकड़ना जर्नलिस्ट के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है तुम्हारे लिए। पूछ सकती हो? नहीं, सुनो, जल्दबाजी मत करो। इतना भी क्या है तुम्हारा एयर टाइम, इतना भी कॉस्टली नहीं है तुम्हारा। मैं क्या कह रहा हूं, आज अगर आप कहती हो इस आर्ग्यूमेंट में दम है कि नहीं, मैं आपसे सीधा पूछना चाहता हूं, मोदी के ऊपर जो आरोप आया उसके वो बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? मोदी मन की बात सुनाते रहते हैं, परीक्षा पे चर्चे, पता नहीं कितना परीक्षा लिखा उसने, बट बहुत कुछ बोलते रहते हैं। क्यों बोलते नहीं अदानी के बारे में? आई एम सेइंग, नॉट मी एज अ पार्टी, बट वी आर सेइंग गौतम अदानी इज द प्रॉक्सी ऑफ नरेंद्र मोदी। क्या बीजेपी में सभी के सभी राजा हरिश्चंद्र के भाई और चचेरे भाई है क्या? 2024 का काउंटडाउन केसीआर ने चालू कर दिया है। सबसे पहले ऑल इंडिया टूर पर केसीआर ही निकले। उन्होंने नीतीश कुमार के साथ मुलाकात की, दिल्ली में चौथा मोर्चा बनाया। केजरीवाल के 2 मंत्री जेल में हैं। केसीआर की बेटी को समन आ चुका है। तो क्या मोदी राज में जो भ्रष्ट हैं वो त्रस्त हैं या फिर मोदी राज में चुन चुन कर बदला लिया जा रहा है? विपक्ष के ये आरोप सच हैं या फिर एक टूल हैं? इसका फैसला जनता के हवाले है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल तो बनता है। मैं हूं सौरभ शर्मा, बहुत स्वागत है आप सभी का। सवाल तो बनता है में आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है, हमारे साथ जुड़ रही हैं सीधे चर्चा करने के लिए कि कविता जी भारत राष्ट्र समिति की नेता हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका। और मैं दर्शकों को ये बता दूं कि कल महिला आरक्षण को लेकर कविता जी दिल्ली में एक प्रोटेस्ट पर बैठ रही हैं और उनकी मांग है कि इस सरकार ने, यानी कि केंद्रीय सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में जिस चीज का जिक्र किया, महिलाओं को आरक्षण देने का 33%, उसको लेकर आगे कदम नहीं बढ़ाए। और इसको लेकर केवल वही नहीं, अपनी इस मुहिम में वो और तमाम पार्टियों को भी जोड़ रही हैं। मैम देखिए, आज क्योंकि पूरे देश का माहौल
इलेक्शन ओरिएंटेड हो गया है, बिल्कुल चुनावी है, तो कोई भी ऐसी एक्सरसाइज होती है पॉलिटिकल तो उसको सीधे इलेक्शन से जोड़कर देखा जाता है। तो अभी भी लोग ये कहेंगे कि कविता जी महिला आरक्षण के लिए ठीक है वो आगे कदम बढ़ा रही हैं, लेकिन इतने दलों को साथ ले रही हैं, तो फिर वही एक्सरसाइज तो नहीं है जो आपके पिता केसीआर साहब जिसको अंजाम देने में लगे हुए हैं एक ऑपोजिशन यूनिटी के लिए। ऑपोजिशन यूनिटी का नहीं है, लेकिन ये ज़रूर इलेक्शन का ही एक्सरसाइज है, क्योंकि इलेक्शन के ईयर में जो बीजेपी सेंट्रल पार्टी है वो भी इक्वली टेंशन में होंगे, तो हम उन पे दबाव बनाना चाहते हैं, क्योंकि 2 ही और सत्र बचे, लास्ट 2 सेशंस आर देयर इन द पार्लियामेंट, तो हम उन पे दबाव बनाना चाहते हैं कि आप 9 साल चुप रह चुके हो इस बिल के ऊपर, जबकि हम हमेशा संसद में बोलते थे, हमेशा हर एक महिला दिवस पे हमें बोलने का मौका मिलता था या किसी भी जगह बोलने का मौका मिलता था। हमने लगातार मांग की है इसकी, लेकिन सरकार ने कभी भी एक एफर्ट भी नहीं किया। सौरभ जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, 1996 से लेके ये डिस्कशन शुरू हुआ है इस देश में कि महिला का आरक्षण होना चाहिए, तब देवेगौड़ा साहब थे। फ्रॉम देवेगौड़ा जी नेक्स्ट एवरी प्राइम मिनिस्टर, एवरी कंसेक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एफर्ट किया है बिल लाने का। देवेगौड़ा जी, वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह जी, और एक टाइम पे मनमोहन सिंह जी सक्सेसफुल भी रहे थे राज्यसभा में, बाद में फिर हुआ नहीं। ये सरकार जो है ये इकलौती ऐसी सरकार है, अभी तक 1 साल में भी उन्होंने ड्राफ्टिंग का भी कोशिश नहीं किया महिला बिल का। तो इन्होंने जो 2 मैनिफेस्टो में लगातार रखा है, प्रॉमिस किया है देश की जनता से, उनके ऊपर अमल करने का एक कदम भी उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। तो हमने कहा ये इलेक्शन ईयर है, अच्छा ईयर है, पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर दबाव बनाने का महिला के हक के लिए बहुत अच्छा टाइमिंग है, तो हम इसी का एडवांटेज लेना चाहते हैं। इलेक्शन ईयर में मोदी जी से कहना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, मोदी जी प्लीज़ इंट्रोड्यूस महिला बिल, दिस इज़ इलेक्शन ईयर, महिला आपके लिए वोट करेंगे। अच्छा, मैं सीधे सीधे आपसे पूछता हूं, देखिए आपने कहा आप सरकार पर दबाव बनाना चाहती है महिला आरक्षण के लिए, महिला आरक्षण बिल के लिए। बीजेपी ये कह रही है कि दबाव तो कविता जी बनाना चाहती हैं, लेकिन दबाव बनाना चाहती हैं एजेंसीज के ऊपर, जांच एजेंसीज के ऊपर, क्योंकि आजकल देश में बड़ी चर्चा है कि एजेंसियां बीजेपी की सरकार जो है अपने सारे विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, उनका गलत इस्तेमाल कर रही है। आपका नाम दिल्ली का जो लिकर स्कैम है सो कॉल्ड उसमें आया है और आपको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बुलाया भी था आज के लिए ही कि आप आएँ और आपसे बात करेंगे। आज आप नहीं गई, तो ये प्रेशर टैक्टिक्स है, वो ये कह रहे हैं। नहीं, देखिए आप उल्टा बता रहे हैं। जो गवर्नमेंट में है वो एजेंसी पे प्रेशर बना सकते हैं, जो गवर्नमेंट में नहीं है तो वो तो एजेंसी का विक्टिम है ना। मैं तो विक्टिम हूँ एजेंसी का, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है, जब मैंने धरना का ऐलान किया था तब तक तो मुझे ईडी ने नहीं बुलाया था। जब मैंने डिक्लेयर किया 2 तारीख को मार्च के कि मैं 10 तारीख को धरना कर रही हूँ, 7 तारीख के रात को मुझे ईडी ने नोटिस भेजा है कि आप 9 तारीख को आ जाओ। मैंने बोला ऐसा क्या जल्दी आफत आ गई है भाई, हम लोग आराम से आ जाएंगे, 16 तारीख को आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आपको आना ही पड़ेगा इमीडिएटली। मैंने बोला ठीक है, 10 तारीख को हमारा धरना है, धरना खत्म करके 11th को आ जाएंगे, क्योंकि 9 तारीख को हमें इतने सारे अरेंजमेंट्स करने होते हैं, आप जैसे मित्रों से बात करना होता है, महिला आरक्षण के बारे में लोगों को बताना होता है। तो हमने कहा नहीं आ सकते, 11 तारीख को आ रहे हैं, हम जाएंगे, बराबर जाएंगे, उनके सवालों का आंसर देंगे। लेकिन एक और रिक्वेस्ट मैं आपके ज़रिए पब्लिक तक पहुंचाना चाहती हूँ कि देखिए 10 तारीख को महिला आरक्षण के ऊपर हमने धरना दे दिया, तो 9 तारीख को एजेंसी ने बुला लिया, इससे क्या हो गया? अब पूरा चर्चा हमारा ईडी पे जा रहा है, महिला आरक्षण पे नहीं जा रहा है। तो ये बीजेपी का एक डाइवर्शन टैक्टिक्स है। हम अदानी के बारे में बोलेंगे तो ये लोग गैस सिलेंडर का एक 50 रुपीज़ बढ़ा देते हैं, पूरा नेशन गैस सिलेंडर के ऊपर बात कर रहा है, अदानी जी का 10 लाख के घोटाले पे कोई बात नहीं करता है। तो एक डाइवर्शन टैक्टिक है भारतीय जनता पार्टी। ये ईडी का समन भी टाइम्ड है, इसकी टाइमिंग है। बिल्कुल, कोई शक है क्या आपको? बिल्कुल टाइम्ड है, ताकि ये 2 दिन यही चर्चा रहे, क्योंकि उन्होंने 7 तारीख को दिया, फिर हमने 8 तारीख को रिप्लाई किया कि हम नहीं आ सकते, तो 7 तारीख को वही डिस्कशन है, 8 तारीख को वही डिस्कशन है, अनफॉर्चुनेटली आज 9 तारीख को भी वही डिस्कशन है, तो कल भी वही डिस्कशन होगा। बट हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि असली मुद्दे पे डिस्कशन हो, जो प्रॉमिस सरकार ने किया है इस जनता से उसके ऊपर डिस्कशन हो। महिला आरक्षण करनी चाहिए, अभी तो 27 ईयर्स हो गया, अभी तो करनी चाहिए, क्योंकि जिन देशों ने इंट्रोड्यूस किया है विमेन रिजर्वेशन बिल, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रगति की है, बहुत अच्छा उनका विकास हुआ है, हर एक पैरामीटर्स में ग्रोथ होती है व्हेन देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ फेमिनिस्टिक टच इन पॉलिसी मेकिंग। तो ये तो माना हुआ कॉन्सेप्ट है पूरा दुनिया भर में। अगर हम विश्वगुरु बनना चाहते हैं तो महिलाओं को साथ लेके चले। 50% है हम पॉपुलेशन में, टू बी फेयर 49% कुछ है,
लेकिन हमें साथ लेके चलोगे तो अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है मैम, और इस इंटरव्यू में भी हम इसकी पूरी बात करेंगे और विषयों के साथ साथ भी। मैं इसी की बात करता हूं पहले आपसे। देखिए, हमारे देश में ये जैसे 27 साल हो गया पहली बार जब वुमेन्स बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था, इसकी चर्चा हुई थी, उसके बाद से यही तो देखने को आया ना कि पॉलिटिकल पार्टीज में कंसेंसस नहीं है। ये क्यों, कोई सरकार ने मान लीजिए अगर इसके ऊपर कदम उठाया भी हो तो बाकी पार्टियों का इतना दबाव बना और उस वक्त ये कहा गया कि पुरुष चाहते ही नहीं है कि महिलाओं के लिए आरक्षण किया जाए, तो आज वो क्यों चाहेंगे? एग्जैक्टली इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार कोशिश नहीं करेगी ना। जब इन्होंने मैनिफेस्टो में रखा है तो इनके मन में कुछ ना कुछ होगा कि ये कर सकते हैं, नहीं तो क्यों रखा आपने मैनिफेस्टो में? तो अगर आपने 2014 में मैनिफेस्टो में रखा है तो आपका कुछ प्लान होगा। ठीक है, 2014 से 2019 आपने काम नहीं किया, 2019 में वापस रखा आपने मैनिफेस्टो में, तो आपका कुछ ना कुछ प्लान होगा। अभी तक नहीं रख रहे हो तो इसका मतलब क्या है? तो आपको सिर्फ रखना है मैनिफेस्टो में, लेकिन इसके ऊपर अमल नहीं करना है। या तो अगर आपके पास कुछ प्लान है तो इंट्रोड्यूस कर लो, क्योंकि इस सरकार ने आधार जैसे बड़ी बिल को, उसको फाइनेंस बिल करके राज्यसभा को बाईपास करके उन्होंने लोकसभा में पारित किया। 131 फाइनेंस बिल्स इस सरकार ने पास किया है, यानी राज्यसभा के मदद की ज़रूरत के बगैर। आप वुमेन रिजर्वेशन को बिल को भी पास करा दो, पूरा बहुमत है, 303 मेंबर्स है आपके खुद के। अगर आप ज़रा सा कोशिश करोगे, या आपको किसी का मदद की भी ज़रूरत नहीं है। मैं वही बोल रही हूँ, एक हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी है भारतीय जनता पार्टी के सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। हिस्ट्री में इनका नाम रह जाएगा अगर ये करेंगे तो। देश का प्रगति में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन ये बन सकता है। तो मेरे रिक्वेस्ट इतना ही है, इसको राजनीतिक तरीके से, पॉलिटिकल लेंस से मत देखिएगा। जस्ट फॉर वुमेन, फॉर वंस, बिकॉज वी हैव ए मेजॉरिटी गवर्नमेंट, लेट द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द बिल, पास इट इन अ डे, दे कैन डू इट। ठीक, मैं अभी तो यही कह सकता हूं कि इस विषय पर जरूर सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए और हम पूछेंगे भी, और कल का पूरा दिन आपका इससे रिलेटेड है और तमाम पार्टियों के लोग भी आएंगे। वैसे इस सरकार का कहना यह है कि हम कदम कदम बढ़ाकर कई बड़े स्टेप्स ले रहे हैं। मैं फिर पुराने मुद्दे, दूसरे मुद्दे पर आता हूं जिसकी आज चर्चा हम कर रहे थे, वो है करप्शन के ऊपर लगाम। अब वो ये कहते हैं कि हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाकर कि हम एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो क्या बाकी लोग ये चाहते हैं एजेंसी अपना काम छोड़ दें? मान लीजिए कि कविता जी बड़ी नेता हैं, तो इसका मतलब कि एजेंसी इस वजह से उनके सवाल नहीं पूछ सकती क्योंकि वो एक बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से हैं या वो एक बड़ी नेता हैं? नहीं, आपने जो बोला है कि कदम कदम बढ़ा के इंक्रीमेंटल ग्रोथ हम कर रहे हैं, ये सरकार का वो वादा नहीं था। मोदी जी हमेशा ये कहते थे कि इंडिया का इतना पोटेंशियल है, मैं तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ला के दिखाऊंगा। वो नहीं किया उन्होंने। नौकरी दूंगा 2 करोड़ का, वो नहीं किया उन्होंने। फार्मर का इनकम बढ़ाऊंगा, वो नहीं किया उन्होंने। महिला का आरक्षण दूंगा, वो नहीं किया उन्होंने। सो ही प्रॉमिस्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड ही डिड नॉट डू इट। एंड व्हेन इट कम्स टू करप्शन, मैं यही बोलना चाहती हूँ आदरणीय मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से, कर्नाटका के कॉन्ट्रैक्टर्स इनको एक खत लिखते हैं सीधा सीधा मोदी जी को कि आपके सरकार हमें 40% कमीशन पूछ रही है। क्या हुआ ईडी का, क्या हुआ सीबीआई का, क्या हुआ करप्शन का, क्या हो गया वो स्टेटमेंट का कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा? तो आपके पार्टी वाले खा रहे तो आप देखते रह जाएंगे? वही करने के लिए आए हैं आप। भ्रष्टाचार आपके पार्टी में रह सकता है लेकिन दूसरे पार्टी में नहीं रह सकता है। और एक बात, आयु सिंह की सबको भ्रष्टाचार करने दें? नहीं, वो बात नहीं बोली हूँ मैं। तो उनका अभी तो रवैया ऐसा दिख रहा है ना कि कविता को करप्ट बताओ आप, किसी और को करप्ट बताओ, लेकिन बीजेपी के ऊपर जांच मत करो। जांच करने का मतलब ये नहीं होता है कि प्रूव हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी का अभी पूरा एक मार्केटिंग सिस्टम ये है कि पहले सौरव जी को बोलेंगे कि इन्होंने करप्ट किया है, करप्शन किया है। कौन बोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलेंगे। बाद में एक एजेंसी आएगी, सौरव जी पे एक केस बनाएगी, फिर दूसरी एजेंसी आएगी, आपको बुलाएगी, तीसरी एजेंसी आएगी, लेकिन चौथा बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी आएगा। वो कौन है? ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, उसमें सौरव जी के फ़ोटो निकाल के सेम स्क्रिप्ट हज़ारों अकाउंट में डाल के पूरे जनता में आपको बदनाम करेंगे। 1 साल के बाद सब लोग भूल जाएंगे, तब तक इलेक्शन खत्म हो जाएगा। तो ये एक इनका पूरा इकोसिस्टम है। ये तेलंगाना का इलेक्शन अभी दिसंबर में है, तो इन्होंने 1 साल पहले शुरू कर दिया, तो ये लगातार करते रहेंगे। आप सोच लीजिए सौरव जी, ये मेरा जो इन्होंने ईडी को बुलाना, ये अभी ख़त्म नहीं होने वाला है। टीवी सीरियल के जैसा ये इलेक्शन तक खींचेंगे। तेलंगाना इलेक्शन के बाद में ही ये मुद्दा ख़त्म होगा। ये क्लैरिटी तेलंगाना के लोगों में है, तेलंगाना के पॉलिटिशियंस में है, हम भी जानते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हैज़ बिकम अ नॉर्मल सी राइट नाउ। लोग अभी समझ रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं, ऑपोजिशन में हम क्या कर सकते हैं। हम तो या तो जनता की अदालत में जाएंगे या तो अदालत में जाएंगे।
जनता को बताएंगे कि ऐसा हो रहा है। अगर जनता हमारा साथ दे रहा है, हम बता पाएंगे इफेक्टिवली जनता को, तो ज़रूर जनता हमारी साथ देगी, लेकिन अदालत भी हमारी साथ देगी, हम ये मानते हैं। राइट मैम, दिल्ली देश में कोर्ट्स हैं, आफ्टर ऑल वो तय करते हैं। पानी मैम इधर है, अगर आपको चाहिए हो तो जी। नो प्रॉब्लम। हाँ, मैं ये कह रहा था मैम कि आपने कहा ये इलेक्शन को लेकर के केवल एक माहौल बनाने के लिए ये सरकार करती है, लेकिन दिल्ली का एग्जाम्पल क्या बताता है? मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया इसी मामले में जिस पर आप पर आरोप लगाया जा रहा है, लिकर स्कैम को लेकर के। गुजरात का इलेक्शन निकल गया, एमसीडी का इलेक्शन निकल गया, उसके अभी तो कोई इलेक्शन नहीं है दिल्ली में, लेकिन फिर भी मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया गया है। तो आप अब भी कहेंगे कि नहीं, अब ये भी माहौल बनाने के लिए? एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए, जब गुजरात इलेक्शन में आम आदमी पार्टी जा रही थी, उससे पहले इन्होंने शुरू किया और मनीष सिसोदिया जी को सीधा ऑफर दिया कि आप बीजेपी में ज्वाइन हो जाओ, आपके ऊपर केस नहीं रहेगा। और ऐसे हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स है ना। हिमांता बिश्वा शर्मा जी जो अभी सीएम है असम के, उनके ऊपर कितने आरोप लगाए थे इन्होंने जब वो कांग्रेस में थे। जब ये बीजेपी में चले गए तो वॉशिंग पाउडर निर्मा हो गया ना, पूरा साफ हो गया, जगमगाते हुए हिमांता बिश्वा वापस आ गए। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। ज्योति सिंधिया पे थे, येडियुरप्पा जी पे थे, भावना पे थे, भावना गावली जी पे थे, बहुत सारे शिवसेना नेताओं पे ऊपर ईडी डाल के उन्होंने सरकार ही गिरा डाली। ऐसे तो एक नहीं ना, 9 राज्यों में सरकार गिरा डाली है ना। अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है सौरभ जी, मैं आपको एक ही बात सोचने के लिए पब्लिक से रिक्वेस्ट करती हूँ। मैंने एक हेडलाइन पढ़ी थी और उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था। जब एकनाथ शिंदे जी का सरकार बना था महाराष्ट्र में, नेक्स्ट डे एक वेरी पॉपुलर इंग्लिश पेपर लिखता है, मोदी सर्जिकल स्ट्राइक ऑन शिवसेना। I said this is not Modi ji's surgical strike on Shiv Sena, it is Modi ji's surgical strike on democracy and constitution. आप उल्टा डोर से, बैक डोर से आके सरकार गिराते हो और अपने आप को सर्जिकल स्ट्राइक बताते हो। कितने राज्यों में सरकार गिराओगे? कितने ईडी को यूज़ करके 27 एमएलएस पे केस होता है महाराष्ट्र में, सरकार गिराते हो। ये कहाँ की डेमोक्रेसी हो गई? ये तो आपने वादा नहीं किया था ना। आपने क्या वादा किया था? पॉलिसी पैरालिसिस है, मैं आऊँगा, काम करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। अब आप क्या कर रहे हो? अदानी जी को क्यों इतना आप सपोर्ट कर रहे हो? क्या लगते हैं अदानी जी आपके? LIC का 50,000 करोड़ का शेयर्स में लॉस होता है और प्रधानमंत्री जी एक बात भी नहीं बोलते। कल श्रीलंका का फाइनेंस मिनिस्टर आके बोलता है अदानी का और हमारा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, तो ये एक बात भी नहीं बोलती है। फॉरेन मिनिस्टर कंडेम नहीं करता है। यानी मान रहे हो आप अदानी प्रधानी सेम है क्या? जुड़वा भाई है क्या दोनों? तो देश मान ले, अब जो भी अदानी को करना है वो करने देंगे। तो दैट इज़ नॉट करप्शन। अब ईडी कहाँ है भाई? कहाँ है ईडी? नहीं, उन्होंने तो करप्शन का जो चार्ज लगाया है वो तो उसको नाम दिया गया साउथ लॉबी, जो ईडी की चार्जशीट में भी जिसका जिक्र है। और उसमें ये कहा गया कि दिल्ली की लिकर पॉलिसी इस तरीके से डिवाइस की गई कि कार्टेलाइजेशन हो जाए। इसमें दक्षिण भारत के कुछ प्रोमिनेंट लिकर ट्रेड से जुड़े हुए बिजनेसमैन भी थे, कुछ लोग अरेस्ट भी हुए हैं। दिल्ली के कई ऑफिसर्स जो थे जो इस पॉलिसी से जुड़े थे वो अरेस्ट हुए हैं। और आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है, इनफैक्ट जो रिमांड कॉपी है, अभी एक अरुण पिल्लई करके बिजनेसमैन जो इंडो स्पिरिट्स के अरेस्ट हुए हैं, उसमें ये लिखा है कि अरुण पिल्लई के कविता की बेनामी प्रॉपर्टीज का फ्रंट है। आपका नाम लेकर के उस रिमांड कॉपी में उनकी रिमांड ली गई और फिर आपको समन किया गया। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? आप कितने सालों से जर्नलिज्म में है सौरभ जी? ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। 20 ईयर्स ना। 20 ईयर्स में आपने कभी ईडी को रिमांड रिपोर्ट पूरा लीक करते हुए देखा है? देखा है आपने? पहले एक ही पेज देते थे कि कौन है, क्या है। अब ईडी क्या करती है? पूरा रिमांड रिपोर्ट लीक करती है। क्यों करती है? जब उनके पास ठोस सबूत नहीं होता है, तब एक्सपोज मीडिया ट्रायल के लिए करना होगा तो कर देती है। मैं आज एक बात बोलती हूँ, आपके चैनल में मैं बोलती हूँ कि मैंने नरेंद्र मोदी जी को 100 करोड़ रुपए का मैंने उनको घूस दिया है कुछ काम के लिए। क्या ईडी जाएगी नरेंद्र मोदी जी के पास? बोलिए। तो अगर कोई बंदा कुछ बोलता है मेरे बारे में, कोई भी हो, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं किसी को नहीं जानती, मैं जानती हूँ थोड़े लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, अलग बात है। लेकिन इसका क्या मतलब हो रहा है? क्यों आप लीक कर रहे हो? अगर आप लीक करना चाहते हो, अगर आपके पास ठोस सबूत है तो सरकारी कार्रवाई करो ना, अदालत के पास जाइए, आपके पास लीगल जो रिकोर्सेस है वो काम करिए। क्यों आप मीडिया में ट्रायल करना चाहते हो? तो यानी आपके पास ठोस सबूत है नहीं। तो ये बात आज जनता जान चुकी है। मैं ये क्या बोल रही हूँ, छोटे छोटे गलियारे में तेलंगाना में हर जगह में बोल रहे लोग आज की इलेक्शन है तो मोदी जी से पहले ईडी आ जाएगा। बिफोर मोदी गेट्स टू अ स्टेट, ईडी गेट्स देयर फर्स्ट। दैट इज बिकम अ जोक फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, ऐसे छोटे छोटे बातों को लेके आप अपोजिशन को इतना ट्रबल कर रहे हो। आपके खुद के पार्टी में एक एमएलए के सन के घर में 8 करोड़ रुपए पकड़ा जाता है कल कर्नाटक में। आप क्यों नहीं कुछ करते हो? ईडी क्या कर रहा है? सो रहा है? हॉलीडे पे है? वेकेशन पे है?
नहीं ना, तो दे शुड गो राइट। सुमोटो केस क्यों नहीं करते? अदानी जी के मामले में 38 ऐसे शेल कंपनीज हैं जिसमें फेमा इरेगुलरिटीज है, फेरा है, ये PMLA है। वेयर इज द केस? वाई ओनली ऑन ऑपोजिशन? बिल्कुल मुझे बुलाइए, मैं आऊँगी, पूरा आंसर करूँगी। मैंने डिनाई नहीं किया। आप देखिए, उन्होंने 9th को बोला, मैंने बोला धरना है भाई, परसों आ जाएंगे, 11th को आप जाएंगी? बिल्कुल जाएंगे, मुझे कोई इसमें एतराज़ नहीं है, क्योंकि मैं आंसर करूँगी हमने कुछ गलत किया नहीं है, बोलेंगे। अगर फिर भी उनको लगता है कि हमारे पास सेक्शन 50 है जो बहुत ही भयानक लॉ है, उनको हटाए। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी ये प्रार्थना करती हूँ, नॉट ओनली फॉर मी, क्योंकि आज ये अपोजिशन पे यूटिलाइज हो रहा है, कल आम जनता पे यूटिलाइज होगा। मैं बोल रही हूँ क्योंकि एक हद पे, एक सीमा पे जब तक डिक्टेटरशिप ख़त्म नहीं होता है तो जनता के सामने आ जाती है। हमने देखा है वर्ल्ड में होते हुए। तो मेरा रिक्वेस्ट जनता से इतना ही है, ऑपोजिशन पे जितना कीचड़ फेंकना चाहे फेंक लीजिए। हम लोग, क्योंकि जनता को हम जाके समझाएंगे, अदालत को जाके समझाएंगे, एजेंसीज को जाके समझाएंगे कि हमारा रोल क्या था क्या नहीं था। लेकिन इसके आड़ में प्रधानी जी नहीं चुप सकते हैं। अदानी जी को भी आना पड़ेगा एजेंसीज के सामने, बीजेपी के लीडर्स को भी आना पड़ेगा एजेंसीज के सामने। करप्शन एक ही पार्टी में नहीं होता है। करप्शन इज़ अ नेशनल इशू, इट्स अ इंटरनेशनल इशू। इसको हटाना है तो सबको साथ मिल के काम करना होता है। तो कविता जी के ऊपर ऐसा इतना प्रहार क्यों है फिर? आपके एक अकाउंटेंट को अरेस्ट किया, एक बिजनेसमैन को जो बताया जाता है कि ठीक है आपका कोई टाइज होंगे उनके साथ, उनको अरेस्ट किया। ये इज इट डायरेक्टली रिलेटेड टू पॉलिटिक्स ऑफ तेलंगाना? देखिए, मेरा किसी के साथ टाई अप नहीं है इस केस में। मैं आपको वापस बता देती हूँ। दिल्ली लिकर पॉलिसी का जो केस चल रहा है, आपने उसको स्कैम बोला है, प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए। वो स्कैम है कि नहीं अभी तक किसी को पता नहीं है, एजेंसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। तो जब तक नहीं प्रूव होता है वो स्कैम नहीं होता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मुझे कुछ इस पूरे मामला से कुछ भी लेना देना नहीं है, वो मैं प्रूव कर दूंगी, टाइम विल प्रूव। थर्ड थिंग इज़ दिस कि मैं टारगेट नहीं हूँ, टारगेट KCR साहब है। टारगेट इज़ द बिगर लीडर्स ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। अभिषेक बनर्जी पे केस क्यों होता है? क्योंकि टारगेट ममता जी है। शबरीशन पे क्यों होता है? क्योंकि टारगेट स्टालिन जी है। हम जैसे नेता, मेरे साथ साथ हमारे पूरे पार्टी में 15 से 17 लोगों के ऊपर ऑलरेडी ED, CBI, IT चल रहा है। हमारे पूरे तेलंगाना प्रदेश में हंड्रेड्स ऑफ बिजनेसमैन आर बीइंग रेडेड एवरी सिंगल डे। या तो IT आएगा, या तो CBI आएगा, या तो ED आएगा, वो चल ही रहा है लगातार 8 महीने से। पूरा का पूरा माहौल वहाँ का बिगड़ के रखा है। मैं तो यही बोलती हूँ कि अगर बीजेपी ये मान के चलती है आज के डेट पे कि एजेंसीज के बल पे वो जीतना चाहती है इलेक्शन 2024 में, तो दैट इज़ नॉट हैपनिंग। आपको जनता के बल पे जीतना चाहिए, जनता के दिल जीतना चाहिए, जनता के लिए काम करना चाहिए, जो आपने वादे किए उसको निभाने चाहिए। जैसे आरक्षण बिल हो गया, जैसे नौकरी हो गया। और एक और बात मैं उठाना चाहती हूँ। देखिए, ED के जो डायरेक्टर है संजय मिश्रा, इनके कितने बार एक्सटेंशन हुए हैं? कोई और नहीं है हमारे पास टैलेंटेड? SBI के डायरेक्टर है, उनके कितने बार एक्सटेंशन हुए हैं? LIC के डायरेक्टर है, उनके कितने बार एक्सटेंशन हुए हैं? SEBI के डायरेक्टर है, उनके कितने बार एक्सटेंशन हुए हैं? यानी जो आपके बात सुन के अलग सुलग फर्जी केस जो बनाएगा उसके लिए एक्सटेंशन मिलता जाएगा, यही कहना चाह रहे हो, यही मैसेज दे रहे हो आप? अगर एक्सटेंशन उनको देना है तो मैं आज मांग करती हूँ आपके चैनल के द्वारा, सौरभ जी के द्वारा, लोगों से कि अग्निवीर को एक्सटेंशन दीजिए। 4 साल में क्यों उनको घर भेज रहे हो? क्योंकि 3.5 लाख वैकेंसीज आर्मी में आज भी है। आप अग्निवीर को 4 साल नहीं, रेगुलर आर्मी में लीजिए, एक्सटेंशन दीजिए। हमारे युवाओं के भावनाओं के साथ मत खेलिए। कोई भी टाइम पास के लिए आर्मी में नहीं जाता है। बहुत इमोशनल होकर जज्बाती तौर पे आर्मी ज्वाइन करते हैं लोग। आप उसका मजाक बना रहे हो, बोल रहे हो कि हम चौकीदारी पे रख लेंगे अपने बीजेपी ऑफिस के सामने। ये तो मजाक हो गया ना। आप जवान को डिस्पेयर में रखते हो, किसान को डिस्पेयर में रखते हो, महिलाओं के डिस्पेयर में रखते हो, युवाओं से जो प्रॉमिस किया उसको डिस्पेयर में रखते हो। क्या कर रहे हो आप? इसलिए हम कहते हैं आपको और राज करने का हक नहीं है। 2024 में बराबर टू डिसलॉज बीजेपी वी विल वर्क। मैम 24 में क्या होगा ये तो 24 में पता चलेगा, मगर अभी रिसेंटली हम देखें तो इतने इश्यूज आपने गिनाए, इसके बावजूद जनता चुनावों में बीजेपी को पसंद क्यों कर रही है? आप लास्ट ईयर से शुरू करें, यूपी में सरकार रिपीट होना, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, उसके बाद गुजरात में, फिर अभी इन्होंने त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट में इलेक्शन जीता। तो अब ताज़ा इलेक्शन की बात करते हैं सौरभ जी। मेघालय में अमित शाह गए और प्रधानमंत्री गए, बोले इतना बड़ा रैली जिंदगी में कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। और गए वहाँ कॉनरेड संगमा को इतना गाली दिया इन्होंने, करप्ट है, ये है, वो है। दूसरे दिन, नतीजे के दूसरे दिन
प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों जाके उनके साथ गठबंधन में सरकार बना रहे हो। क्या मतलब है? क्या मजाक है ये? यानी आप वोट मांगते हो किसी और मुद्दे पे, जाके समझौता कर लेते हो किसी और मुद्दे पे, यानी आप लोगों को इतना इजी कैसे ले सकते हो? देयर इज नो आइडियोलॉजी, नो पॉलिसी अदर देन आपने जो उदाहरण दिया बिल्कुल सही है, हाँ, बिल्कुल ठीक exactly. उदाहरण है, That लेकिन is ये what बोथ they वेज are कैसे doing. काम करता है मैम? कॉनराड संगमा की पार्टी के साथ बीजेपी भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाने के बावजूद सरकार बना रही है, उसको सपोर्ट एनसीपी कर रही है। अभी आप महाराष्ट्र का उदाहरण दे रही थी, एनसीपी के एमएलए भी उस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर ऑपोजिशन के भी तो इस पर रोल है। मैं क्या बोल रही हूँ, मेन रोल डेफिनेटली लीडिंग पार्टी का गवर्नमेंट में होता है। टीआरएस पार्टी का, बीआरएस पार्टी का, जहाँ तक तेलंगाना का राज का जो भी गलती होता है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा होता है कि नहीं होता? सेम थिंग, एनीथिंग गोस रॉन्ग एट द नेशनल लेवल, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीजेपी का होता है। अगर प्रधानमंत्री जी जाके वहाँ ये सारे बातें नहीं बोलते, हम कुछ नहीं बोलते, ठीक है भाई, बीजेपी के कोई नेता गए होंगे, इन्होंने किया होगा लास्ट में एक, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हु क्लेम्स टू बी क्लीन, if he himself is going and calling Conrad Sangma corrupt to the core and he himself goes again to attend his swearing in ceremony, बता रहा है ना क्या है? कुछ भी नहीं है, झूठ बोलते हैं, that is what I'll say, इतना झूठ बोलते हैं। अनफॉर्चुनेट है, गांधी जी के देश में आज सही में झूठ का राज चल रहा है, इसको जानना चाहिए, अच्छा नहीं है हमारे लिए। अच्छा, अब जो एफर्ट अपोजिशन को यूनाइट करने के लिए हो रहा है, जिसमें कल भी आप एक कदम बढ़ा रही हैं, आपके फादर केसीआर साहब, उन्होंने ओपनली और पॉलिटिकल पार्टीज को साथ जोड़ने की कोशिश की है। हमने देखा था अरविंद केजरीवाल गए थे, अखिलेश यादव गए थे, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान वहां पर थे, डी राजा, पिनरई विजयन। क्या है वो ग्रैंड स्कीम, क्या है कि अपोजिशन कैसे साथ आए, और वो अपोजिशन कैसे साथ आए कि बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत टूल बन सके? देखिए, पहले तो हमें देश की जनता को एक कमिटमेंट देना था कि हम आपके लिए काम करेंगे, तो इसीलिए हमने टीआरएस से बीआरएस हमारी पार्टी का नाम बदला है, और जो अच्छा काम हमने तेलंगाना में किया है वो देश भर में करना चाहते हैं, इसीलिए नेशनल पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। पहली तो बात ये, और हम समझते हैं बीआरएस जैसे पार्टी को लाइक माइंडेड पार्टीज़ के साथ अलायंस करके ही आगे चल के डेवलपमेंट करने का मौका मिलेगा। एंड when you are talking about parties like आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी एंड एनी अदर पार्टी, उन सब के अपने अपने जगहों में स्ट्रेंथ है, तो जहाँ जिनका स्ट्रेंथ है उनका स्ट्रेंथ को रेस्पेक्ट करते हुए एक कोalition बनाने का बीआरएस का इरादा है, क्योंकि अपने अपने जगहों पे मजबूत रीजनल प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप करके एक नेशनल ऑल्टरनेटिव बनाना ही अब के समय में जो है एक अच्छा प्लान हो सकता है, स्ट्रैटेजी हो सकता है टू डिसलॉज बीजेपी इन 2020। लेकिन मैम, कितने फ्रंट्स बनेंगे ऐसे? केसीआर साहब कोशिश कर रहे हैं, ममता बनर्जी कोशिश कर रही है, नीतीश कुमार अलग कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि कोई भी ऐसा फ्रंट बनेगा तो उसका केंद्र बिंदु हम होंगे। कांग्रेस के बगैर, कांग्रेस के फलक्रम के बगैर कोई ऐसा फ्रंट सर्वाइव नहीं कर सकता। देखिए, मैं तो वेलकम करती हूँ, कितने भी कोशिशें होंगे अल्टीमेटली सब एक साथ आ जाएंगे, लेकिन कोशिश जारी रहना चाहिए, मीटिंग होने चाहिए हर जगह, सारे नेताओं को लगातार बात करना चाहिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, कोई एक डिनर पार्टी नहीं है कि एकदम ये चला जाए और सारे इश्यूज सुलझ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो लगातार डिस्कशन जब चलेगा, लगातार यूनिटी का डिस्कशन होता रहेगा, हर एक पार्टी में डिफरेंसेस हटते जाएंगे और एक अच्छा स्नोबॉल इफेक्ट बनेगा, सभी लोग साथ में आएंगे। और हाँ, ऐसे अगर जब एरोगेंट स्टेटमेंट्स कांग्रेस के तरफ से आते हैं कि वी आर गोइंग टू लीड, वी आर द फलक्रम, वी आर द न्यूक्लियस, वो बेचारे अभी भी गलतफहमी में है, वो अपने पुराने, जब उनके टाइम अच्छा चल रहा था उस टाइम का ही सोच रहे हैं। अब कांग्रेस की वो हालत नहीं है, कांग्रेस ने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत गलत काम भी किए हैं, लेकिन अब पॉलिटिकली उनका रेलेवेंस उतना नहीं है, वो उनको समझ लेना चाहिए। ये मैम कैसे समझाएंगे आप इसको? बीआरएस तेलंगाना में एक बहुत मजबूत पार्टी है, आप पार में है, आपने स्टेट के लिए आंदोलन किया, सब कुछ ठीक है, बट आप 19 लोकसभा सीट वाले राज्य से आती है, कांग्रेस पार्टी 400 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है, भले ही उनकी लोकसभा में सीट कितनी भी है, एक नेशनल पार्टी है, इट इज अ नेशनल पार्टी। Exactly. Now BRS also wants to be a national party. लेकिन when you look at three parties, I'll tell you what. From the रैली हमने जो अभी खम्मम में किया, उन सब के सीट गिन लीजिए, कांग्रेस से ज़्यादा है हमारे सीट, जो भी सिर्फ वहाँ पे थे, जो अभी नहीं आए वो अप्रैल 14 को और लोग आने वाले हैं, तो उन सब के सीट आप देखेंगे तो 55 से ज़्यादा है हमारे। कांग्रेस पार्टी बोलती है जो कि लोग खम्मम के मंच पर आए थे पार्टीज, आप उनकी बात हाँ, कर बस उन्हीं की बात, फिलहाल उन्हीं की बात कर लीजिए, और बाकी जो नहीं आ पाए फिर वो भी आ जाएंगे, उन सबको मिला के देख लीजिए, तो कांग्रेस से बढ़कर तो सीट है। आप बीजेपी को भी दूर रखना चाहती है, कांग्रेस को भी दूर रखना चाहती है? Ideally that is the idea, but when it keeps coming near to the election,
We will see how it goes. We are open minded, but only issue here is Congress should not think that they can lead. They are in no position to lead. जहाँ तमिलनाडु में पर से they are in tie up with DMK, उनके 17 सीट है, बंगाल में उनका 1 सीट है. अगर कल को हम बोलेंगे कि बंगाल में आप पूरा इलेक्शन लड़ो, कितने जीत पाएंगे वो? MP सीट्स की बात कर रही हूँ. तो ऐसे हालत में कांग्रेस को आत्मशोधन करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए. जहां वो मजबूत है वहां ठीक है, जहां मजबूत नहीं है दे शुड गिव वे टू अदर पीपल हु आर स्ट्रांग. ओनली देन वी कैन स्टॉप द भारतीय जनता पार्टी फ्रॉम विनिंग 2024 इलेक्शन. लेकिन फिर कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि मतलब आप ये चाहते हैं कि सारी कुर्बानी कांग्रेस पार्टी दे, हर स्टेट में कांग्रेस पार्टी छोड़ दे, किसी से कोई सीट ना मांगे, और फिर आप कहते हैं ऑपोजिशन यूनिटी होगी. नहीं, मैं वैसा नहीं बोलती हूँ. कुर्बानी वो देता है जिनके पास कुछ होता है ना. जब जिनके पास पास देने कुछ के लिए कंगाल कुछ आदमी कुर्बानी क्या देने वाला है? जिनके पास कुछ है तो वो कुर्बानी करेगा ना. तो मैं वही बोलती हूँ कि जहाँ जिनका स्ट्रेंथ है वहाँ एक मेथड वर्कआउट करना चाहिए. वो मेथड कैसे वर्कआउट होगा? जैसे डिस्कशन चलती रहेगी, जैसे ऐसे रैलियाँ होते रहेंगे, नेता मिलते रहेंगे और लोग देखते रहेंगे कि ऑपोजिशन सारा एक साथ आ रहा है, तो लोगों का भी विश्वास बढ़ेगा. तो इसीलिए लगातार जब DMK रैली रखती है, जब KCR रैली रखता है, जब नीतीश जी रैली रखते हैं, ममता दी रैली रखते हैं, तो बहुत अच्छा है. लोगों को दिखना चाहिए कि आपस में सब लोग मिल रहे हैं एंड अल्टीमेटली नेता उभर के आएंगे, कोएलिशन उभर के आएगी और एक ही फ्रंट बनेगा. नो थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, एक ही फ्रंट बनेगा एंड दैट फ्रंट will be the front to make sure BJP loses the next election. और आइडियली कांग्रेस भी दूर रहे उससे. और इस फ्रंट के नेता KCR साहब होंगे. KCR साहब जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं. प्रधानमंत्री पद का नहीं, चेहरा भी है. जरूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है. बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं पूरे देश में. ममता दी है, नवीन पटनायक जी है, स्टालिन जी है, KCR साहब है, उद्धव ठाकरे जी है, बहुत लोग हैं. पहले एक कोएलिशन बने, एक पीपल का एजेंडा बने, लोगों को कॉन्फिडेंस दिला सके, सीट जीत लो, बाद में डिसाइड कर लो, क्या जल्दी है? मैम, लेकिन इस देश की इलेक्टोरल हिस्ट्री हमको ये बताती है कि किसी नेशनल पार्टी की सपोर्ट के बगैर नेशनल पार्टी ने जो कोalition लीड नहीं किया है, अगर बाहर से सपोर्ट किया है, तो वो सरकारें चली नहीं है. देखिए, देवेगौड़ा सरकार, गुजराल सरकार, चंद्रशेखर सरकार, VP सिंह साहब की सरकार, बहुत सारे उदाहरण है. बहुत अच्छा सवाल पूछे आप, क्योंकि देखिए ये सरकारों को गिराने वाला कौन है? नहीं, वही पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने गिराई. कांग्रेस भी गिराए, BJP ने गिराए. तो BJP और कांग्रेस की मिली भगत क्या है? हम दोनों रहे सेंटर में, बाकी कोई रीजनल लीडर ना है, बाकी कोई नेता ना उभरे हैं. क्योंकि कांग्रेस में जब भी कोई नेता उभरता है वो बाहर जाता है, NCP बनाता है, वो बाहर जाता है, TMC बनाता है, वो बाहर जाता है, चिदम्बरम जी के जैसा तमिल कांग्रेस बनाता है. खैर बाद में वो मिल गया. बट आई एम जस्ट सेइंग, सो नेशनल पार्टीज, सो कॉल्ड नेशनल पार्टीज विल नॉट लेट लीडर्स एमर्ज. बट हम अभी क्या कह रहे हैं, जो लीडर्स उभरे हुए हैं, जो लीडर्स ने अच्छे काम किए हैं, जैसे मेरे फादर ने किया है, जैसे तमिलनाडु में काम हो रहा है, जैसे बंगाल में काम हो रहा है, ऐसे लीडर्स को एक साथ आना चाहिए. ज़रूर आएंगे और हम बनाएंगे. देखिए, हिस्ट्री नए नए मौके देते रहते हैं. बिल्कुल नया हिस्ट्री बनेगा इस बार, आप देख लीजिएगा. अच्छा कोएलिशन बनेगा, बहुत अच्छा नेता इसमें से उभर के आएगा. जो आएगा या आएगी वो बराबर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे. और अल्टीमेटली जो लोगों के हित के लिए काम नहीं कर रही है आज BJP की सरकार, उनको हराना इस देश के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. जो प्रधानमंत्री बनेगा वो अलग बात है, बट इट इज़ गुड फॉर द कंट्री टू डिसलॉज दिस गवर्नमेंट एंड वी विल वर्क फॉर दैट. कविता जी, जो कानूनी बातें हमने की हैं, कोर्ट रिलेटेड, केस रिलेटेड, वो तो जो प्रक्रिया है उसके तहत जाती हैं. आप अपनी इनोसेंस आप कह रही हैं कि आप साबित करके रहेंगी. और दूसरा, आपका जो कल का मुद्दा है वुमेन्स रिजर्वेशन का, महिला आरक्षण का, इसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं. और उम्मीद करते हैं कि किसी भी जरिए से हो, लेकिन ये काम अपने सिरे तक पहुंचे तो देश के लिए वाकई अच्छा होगा. थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू सो मच. इंडिया TV हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया TV न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर.